वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे देख सकते हैं मेरे साथ, जो कि सब्जेक्ट वाइज सीरीज चल रही है। और आप इसकी अगर पीडीएफ या फिर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आरओ या री एग्जाम, यूपी पीसीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस के लिए, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा और ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फुल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पीडीएफ नोट चाहिए, जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको ऐप में ही दी गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें पढ़नी रहेंगी। तो सबसे पहले जान लीजिए, भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका तात्पर्य यह है कि इसके सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, उनको हमेशा साक्ष्य के रूप में प्रयोग करते हैं और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से तात्पर्य होता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, चाहे वह दीवानी हो, फौजदारी हो या फिर अन्य कार्रवाई में हो। यदि उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 134A के तहत प्रमाणित करता है कि वह वाद कानून की व्याख्या के रूप में महत्वपूर्ण नियम शामिल है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति भी प्रदान की गई कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पक्षोत्प्रेषण, रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। इसके बारे में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट जब पढ़ रहे थे तब भी डिस्कस किया था। तो संसद को अधिकार है, वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय को है। एक उच्च न्यायालय के अधीन और राज्य स्तर के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां आती हैं, जैसे कि जिला न्यायालय, अन्य अधीनस्थ न्यायालय। और न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और यह केंद्रीय और राज्य विधियों को लागू करती है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किए गए संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। इनमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे और यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई। मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित की गई थी। फिर 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की, फिर 1960 में 13 हुई, 1977 में 17, 1986 में 25, 2008 में 30 और 2019 में 33 हो गई है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर करते हैं। इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की तरह ही भारत मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होने का अनुभव होना चाहिए, या फिर उच्च न्यायालय या फिर विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर कुल 10 वर्ष तक जो वकालत का अनुभव होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति की समझ में उस व्यक्ति को भारत की विधि का ज्ञाता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के पद हेतु संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख तो नहीं किया गया है। संसद सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, आपको आगे भी इनको याद रखना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्याग पत्र प्रस्तुत कर अपना पद त्याग सकते हैं और ये जो न्यायाधीश हैं संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब न्यायाधीश को इस प्रकार पद से हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा प्रस्ताव पारित किया जा चुका हो। इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए और सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
न्यायाधीश को हटाने का जो आधार होता है वो उनका दुर्व्यवहार या कदाचार होना चाहिए जो कि सिद्ध किया जा चुका हो। आर्टिकल्स देख लीजिए 13, 32, 131 से 136, 143, 226 और 246। इनके अधीन न्यायिक समीक्षा की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्चतम न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश पद का अनुभव होना चाहिए या फिर किसी अन्य न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में ही 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु कोई आयु का तो उल्लेख है नहीं। इसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनको शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। अगर ये अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं और इन्हें संसद के द्वारा हटाया भी जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इसके लिए इस प्रस्ताव को पारित करना होता है संसद में, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होता है यदि किसी न्यायाधीश को हटाने का दुर्व्यवहार या कदाचार साबित हो चुका हो। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आर्टिकल 13 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, 131 से 136 के तहत, आर्टिकल 143, 226 और 246 के तहत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को दिए गए अपने फैसले में अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत असंवैधानिक करार दिया था। 3 न्यायाधीशों की एक पीठ ने अधिनियम को रद्द कर दिया और कहा कि बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों का आगमन वास्तव में असम राज्य पर किया गया एक अतिक्रमण है और एक गंभीर आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। अधिकारातीत पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों में यह 62 वर्ष की आयु होती है। संविधान के अनुच्छेद 125 क्लॉज 1 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन है इनका निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं और ये किसके तहत करते हैं तो आर्टिकल 126 के तहत करते हैं। उच्चतम न्यायालय को देश का प्रहरी माना जाता है, अतः उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होता है। न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते लोकसभा के अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, कैग के वेतन, भत्ते, लोकपाल, स्पीकर या फिर राज्यसभा के उपसभापति के वेतन आदि संसद में मतदान नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 7 के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 220 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में और अन्य उच्च न्यायालयों में जिस उच्च न्यायालय में वह स्थायी न्यायाधीश के पद पर ना रहे हों उसमें वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन है संसद निर्धारित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं और इनके जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इनका अगर वेतन बात की जाए तो 2,80,000 रुपये होता है और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2.5 लाख रुपये होता है। आर्टिकल 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम या फिर गणपूर्ति को पूरा करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कम से कम 5 होनी चाहिए और इसे संविधान की पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय भी है, कई बार मैच करने को ये आया हुआ है और उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना किए जाने पर या फिर गरिमा गिराए जाने पर दंड देने की भी शक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ यह है कि सभी निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य दिया जाता है या साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। अनुच्छेद 132 से 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त होती है और इसके अंतर्गत निर्णयों या फिर आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन अर्थात रिव्यू किया जाता है।
जनहित याचिका, जिसे PIL कहते हैं, इसकी अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों से सहमत है, ताकि विधि की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और वितरण सुनिश्चित किया जा सके। 1980 के दशक में सबसे पहले केवल पीड़ित पक्ष न्याय के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकता था। आपातकाल के युग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के माध्यम से लोगों को ऐसी सुविधा प्रदान करना चाहिए जिसमें जनता में से कोई भी व्यक्ति, अगर कोई एक गैर सरकारी संगठन भी सार्वजनिक हित के मामलों में कानूनी सहायता की मांग करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर अदालत में जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीशों में से थे और PIL हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही दायर की जा सकती है। PIL शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आधार है वो विधि के शासन की अवधारणा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक कहा जाता है। कोलगेट आवंटन घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को पिंजरे में बंद तोता करार दिया था। और आर्टिकल 143 क्या कहता है? तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट वाइज इनसे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए 1-2 बार वीडियो रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला आपके एग्जाम में, वो चाहे अभी जो UP PCS प्री एग्जाम होगा इसमें भी ये क्लासेस काफ़ी हेल्प करेंगी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो अगली क्लासेस हो रही हैं, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी हो चुकी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इनसे पिछले पेपर्स में भी आए थे और आगे भी बनने की संभावना है। PCS के पेपर का जो ट्रेंड है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट लगभग हर प्रश्न में अब बन जाते हैं, तो उनको हल करने के लिए आपको किसी भी विषय में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादातर फैक्ट आपको पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पे भी आपको अपना पकड़ बनानी होगी। देश की किसी न्यायालय में चल रहे मामला या फिर वाद को अन्यत्र भेजने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के आधारभूत जो संरचना का सिद्धांत है, इसका स्रोत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होती है। केशवानंद भारती मामला आप सभी को पता होगा, 1973 में आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना या फिर मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 सब क्लॉज का के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भी करते हैं। अगस्त 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, और इन्होंने गुजरात में चुनाव आयोग और सरकार के बीच उठे विवाद के संबंध में अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। आर्टिकल 324 के तहत आप देखेंगे चुनाव आयोग की शक्तियों की सीमाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं, आयोगों के अधिकार क्षेत्र हैं, शक्तियों पर अनुच्छेद 174 का प्रभाव और क्या आयोग किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की सिफारिश कर सकता है, इस संबंध में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। 23 सितंबर 2003 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति MB शाह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का महिमा मंडन किया था। कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज के प्रधानाचार्य के होने वाली नियुक्तियों में महिलाओं को दी गई वरीयता संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन नहीं है। कमल नारायण सिंह सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे और यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ अब तक भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग को हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। तो भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम जो गठन है वो 1862 में तब हुआ था जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। देखिए, अब इन्हीं स्टेटमेंट से जो आपको दिए गए, इनसे ही आपके क्रोनोलॉजी में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए वो भी बन सकते हैं कि कलकत्ता, बम्बई या फिर मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना दे दी जाएगी 1862 में हुई थी, और इसके बाद होती इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। ठीक है, 1950 के बाद प्रांत का जो उच्च न्यायालय है वो संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। ये सारी जानकारी आपको इसमें दी गई है और इसी के जरिए से आपके स्टेटमेंट भी बन सकते हैं प्रश्न में। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट्स हैं, उनमें से केवल 7 उच्च न्यायालयों को क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों तक है, अर्थात 1 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है।
संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। तो उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद ही जो नियुक्ति है मुख्य न्यायाधीश की वो की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। 2 या अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी जो संबंधित राज्य होंगे उनके राज्यपालों से परामर्श करते हैं। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो कि 2014 में हुआ था। इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यरत कॉलेजियम सिस्टम को एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC से प्रतिस्थापित किया गया है। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से तथा NJAC एक्ट दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। परिणामतः पुराना जो कॉलेजियम सिस्टम है फिर से अस्तित्व में आ गया। आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 में क्या दिया गया है कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 216 में कहा गया प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की जो आयु होनी चाहिए वो 62 वर्ष आयु जब तक रहेगी तब तक पद धारण कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु कितनी होनी चाहिए इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद द्वारा सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वही योग्य है जो भारत के नागरिक हैं और ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों या फिर ऐसे व्यक्ति जो 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुके हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो पद है रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट जो जारी करने की शक्ति है वो भी उच्च न्यायालय को प्राप्त है, जबकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होती है। तो आर्टिकल 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय उस राज्य के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति रखता है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाईकोर्ट है, जबकि अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। संसद उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। ये अधिकार किसके पास है विस्तार करने का? संसद के पास है। सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास इन हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए, पहले उसको आप लर्न कर लीजिए, फिर इसके बाद जो तथ्य पढ़ रहे हैं उनको फिर से रिपीट कर लीजिएगा तो आपको याद रहे। आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय दिया गया है। आर्टिकल 215 रिलेटेड है उच्च न्यायालय का अभिलेखों के न्यायालय के रूप में होना। आर्टिकल 216 रिलेटेड है उच्च न्यायालय के गठन से। आर्टिकल 217 रिलेटेड है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त तथा दशाएं। आर्टिकल 218 रिलेटेड है उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना। और आर्टिकल 219 क्या है तो ये भी देख लीजिए। उच्च न्यायालयों का जो न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण है वो दिया गया है। 220 में स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। आर्टिकल 221 रिलेटेड है न्यायाधीशों के वेतन आदि से। आर्टिकल 222 से किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो स्थानांतरण होता है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 223 में दिया गया राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और आर्टिकल 224 कहता है अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 224A उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड है। इसके बाद है आर्टिकल 225, ये उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में बताता है। और आर्टिकल 226 इंपॉर्टेंट है, रिट जारी करने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है वो दी गई है।
हाई कोर्ट से रिलेटेड बाकी के जो आर्टिकल्स हैं उनको भी देख लीजिए। आर्टिकल 226A, तो अनुच्छेद 226 के तहत इसे निरस्त किया गया है, फिर भी देख लीजिए। केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना इसमें दिया गया था। आर्टिकल 227 से उच्च न्यायालय का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। आर्टिकल 228 रिलेटेड है हाईकोर्ट में कतिपय मामलों का स्थानांतरण। आर्टिकल 228A भी निरस्त है, इसमें राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए विशेष प्रावधान थे जो कि हटा दिए गए हैं। आगे देखते हैं तो आर्टिकल 229 में दिया गया पदाधिकारी तथा सेवक और उच्च न्यायालयों में व्यय। आर्टिकल 230 रिलेटेड है उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार। और आर्टिकल 231 रिलेटेड है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा जो हाईकोर्ट की स्थापना होती है वो। और आर्टिकल 232 भी निरस्त है जो कि इसमें व्याख्या दी गई थी। तो ये रिलेटेड जो हो गए हाईकोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हो गए वो आपने एक साथ देखा। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से आप लर्न कर सकते हैं, जो मैं एक बार आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे हाईकोर्ट से रिलेटेड। इसके अलावा भी कुछ तथ्य हैं आगे जिनको आपको देखना है। अगला आर्टिकल 233 है, तो 233 क्लॉज 1 के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पद स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। भारत में निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो वो 3 माह तक बंदी बना करके रखा जा सकता है। लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य जो समझौते का आधार है इस पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत देखा जाए तो ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों में सुनवाई का अधिकार है। ये प्रश्न आपका स्टेटमेंट बन सकता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को भी अधिकार है कि वो सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 62 वर्ष होती है। संविधान के अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 में 15वें संविधान संशोधन 1963 तब 60 वर्ष थी और इसके बाद क्या की गई 62 वर्ष। तो इसके द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में आज भी विचाराधीन है। अभी पारित नहीं हुआ है लेकिन ये विचाराधीन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक शब्द बोलकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिसकी सर्किट बेंच जो पीठ है वो पोर्ट ब्लेयर में है, इसको याद रखिएगा। तो वर्तमान में 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके न्यायिक क्षेत्र 1 से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पर हैं। बाकी के जो बचे हुए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उनका खुद का हाई कोर्ट है, लेकिन 7 ऐसे हाई कोर्ट्स आपको याद रखने हैं जिनका न्यायिक क्षेत्र जो है 1 से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। 7 को याद कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है, पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहला है बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र आता है, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव आता है और इसके साथ साथ गोवा आता है, याद रखिएगा। कोलकाता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम आएगा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। चौथा है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। तो इसमें कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं? इसमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आता है। केरल हाई कोर्ट जो है इसमें केरल और लक्षद्वीप समूह भी आता है। मद्रास उच्च न्यायालय में तमिलनाडु और पांडिचेरी आएगा और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ भी आता है। तो ये आपको याद रखना है, लिस्ट जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के माननीय राष्ट्रपति 26 दिसंबर 2018 को हैदराबाद स्थित न्यायिक उच्च न्यायालय को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए विभाजित करने का आदेश दिया था। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राज्य जो तेलंगाना राज्य है इसके लिए हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में। और आंध्र प्रदेश जो है इसके लिए हाई कोर्ट की स्थापना की गई और जिसकी प्रमुख सीट अमरावती में स्थित थी।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलग अलग उच्च न्यायालयों का औपचारिक पृथक्करण और गठन आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ? तो 1 जनवरी 2019 को शुरू हुआ। 1 जनवरी 2019 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हुआ करता था। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की ही अधिकारिता में आता है। तो जो उच्चतम न्यायालय है, यहाँ पर आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा 226 आर्टिकल आता है, जिसके तहत आप इसकी अधिकारिता में भी देखेंगे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। अतः इस हेतु उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, अब ये रिट कौन कौन सी होती हैं, तो ये सारी रिट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली है मैंडेमस, जिसे परमादेश कहते हैं। अब इस परमादेश का क्या आशय है, आपको मैच करने के लिए आ सकता है। ठीक है, या फिर आपको स्टेटमेंट वाइज प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो इस प्रकार इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उसे कार्य करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है आदेश देते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो आर्टिकल 143 के तहत सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, ये उच्च न्यायालय के पास नहीं होता। संघ तथा राज्य या फिर राज्यों के बीच जो विवादों का निर्णय है, इसका प्रारंभिक और एकमेव अधिकार है, जो क्षेत्राधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। लेकिन जो मौलिक अधिकार लागू कराने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो हाई कोर्ट के पास भी है। किसके तहत? तो आर्टिकल 226 के तहत ये भी रिट जारी कर सकता है। जैसे कि हमने कौन कौन सी रिट पढ़नी है, एक तो आपने मैंडेमस पढ़ी जो कि परमादेश था, दूसरा उत्प्रेषण होता है या प्रतिषेध होता है, और इसके बाद सर्टियोररी होता है। इन सारी रिट के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो दूसरी रिट होती है उत्प्रेषण या प्रतिषेध याचिकाएं। तो इसमें क्या होगा, अधीनस्थ न्यायालयों की जो कार्य पद्धति है इसका परीक्षण किया जाता है। तब अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय क्या करता है, जो प्रतिषेध याचिका इसके द्वारा जो मामला है वो अपने पास मंगा लेता है। मतलब उत्प्रेषण और प्रतिषेध के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले मैंडेमस पढ़ा कि हम आपको आदेश देते हैं, तो ये एक आदेश देने का कार्य करने की शक्ति होती है, ये बोली जाती है। जो उत्प्रेषण रिट होती है इसमें जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं तो इनकी कार्य पद्धति का परीक्षण किया जाता है। अगर उनके क्षेत्राधिकार से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करनी है तो क्या किया जाता है, प्रतिषेध याचिका द्वारा वो मामला ऊपर के जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो अपने पास मंगा लेते हैं। ठीक है, उस विषय को। प्रतिषेध रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है। जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो प्री न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। सर्टियोररी क्या है, ये संवैधानिक उपाय है जिसे पोस्टमार्टम के नाम से भी जानते हैं। जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति समूह या समाज के हित संबंधी मामलों में न्यायिक उपचार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है। ठीक है, तो जनहित याचिका क्या है, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी क्या कर सकता है, न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय जा सकता है। केशवानंद भारती मामला है 1973 का, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, मूल ढांचे की जो अवधारणा है उसको लाया था। तो मूल ढांचे की अवधारणा के तहत किसी भी मामले का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है। बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि का जो विवाद था वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मतलब टाइटल सूट के जरिए से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो समुदायों ने, एक तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जमीन और संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए गए थे। तो ये आप देख लीजिएगा कि ये किससे रिलेटेड है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष गया था ये मुकदमा। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायालयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 236 का इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है। नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज खा, इसमें क्या है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो आर्टिकल 124 है इसके खंड 4 में उपबंधित
रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। आर्टिकल्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया से साबित कदाचार या फिर कोई असमर्थता है, इसके आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद में हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। डिटेंशन क्या है ये भी जान लीजिए। इसे बोलते हैं निवारक निरोध। तो भारत में निवारक निरोध के अंतर्गत अगर एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए आप बंदी बनाकर रखना चाहते हैं तो अधिकतम 3 माह तक रखा जा सकता है। ये क्यों किया जाता है कि किसी ने कोई अपराध ना किया हो, लेकिन ऐसा पता हो जाए, ऐसा संज्ञान हो जाए कि अपराध कर सकता है, तो उसे क्या किया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ये किस तरह हो सकता है, ये आर्टिकल 22 क्लॉज 4 के अनुसार होता है। ठीक है। 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके में उपबंध 5 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया। इसके अंतर्गत धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों में सुनवाई का अधिकार दिया गया है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। हाईकोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे या महत्वपूर्ण तथ्य बचे थे एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वो हमने डिस्कस किए। उससे पहले जो आर्टिकल्स थे इनसे रिलेटेड वो हमने देख लिए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अगर कोई भी सुझाव है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और रोज़ वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके अलावा आप इन कोर्सेज़ को परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि मुझसे जो आप क्लासेस पढ़ रहे हैं वो सामान्य सी जानकारी के साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके सारे एग्जाम्स को लेकर के मैं एक सब्जेक्ट लेकर के चल रही हूँ। लेकिन मान लीजिए आपको सिर्फ RO स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है या स्पेसिफिक कोई एग्ज़ाम है आपका, जैसे कि RO री एग्ज़ाम है या UP PCS है, कोई अदर स्टेट का PCS एग्ज़ाम आप दे रहे हो या फिर UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हर एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक तैयारी आपको अलग से करनी है, सेपरेट कोर्स चाहिए। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके कोर्स अपना परचेज कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। लेकिन कोर्स के बारे में भी आप जानकारी मुझसे ले लीजिए। इसमें आपको स्टडी मटेरियल में PDF नोट्स दिए जा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस की, जैसा कि लेटेस्ट ट्रेंड है, अभी का जो ट्रेंड और पैटर्न है उसको फॉलो किया जा रहा है, ना कि पिछले। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की एनालिसिस करते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है। कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, या और भी कोई जानकारी चाहिए आपको कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आपके कुछ कमेंट्स आते रहते हैं, डाउट रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। उन डाउट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जो कि मैं बीच बीच में डाल देती हूँ। वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।